हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में आप लोग देखे होंगे कि बेसिक सा चीज़ पढ़ाया गया था प्रोबेबिलिटी के बारे में। बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी में कुछ कुछ टर्म जो यूज होते हैं आगे भी आएंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग का जो टर्म है वो चीज़ डिफाइन किए थे। जैसे एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसके बाद इवेंट क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि सैंपल स्पेस क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, और उसके बाद उस पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन था वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मिक्सअप था आपका। ठीक है, तो आज जो पढ़ाने वाले हैं वो है हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि बेसिकली इसमें जो भी आपका प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे उसमें ज्योमेट्री का थोड़ा सा यूज होगा आपका। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा यूज होगा ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको लगभग 1.5 आवर में कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्लियर? तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी में पढ़ना क्या क्या है। तो फर्स्ट जो पढ़ना है हम लोग को कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट क्या होता है। कि कोई भी एक इवेंट होता है, जैसे हम लोग देखे थे कि कोई भी आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो भी आपका रिजल्ट आता है वो एक इवेंट होता है। जैसे आप एक डाइस रोल करते हैं तो ऑड आता है, तो ऑड क्या है? एक इवेंट है। इवन आया, इवन क्या है? आपका एक इवेंट है। जो भी आपको एक रिजल्ट आता था वो इवेंट होता है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। तो देखिए ध्यान से कि जैसे आप एक डाइस को थ्रो किए तो उसका सैंपल स्पेस क्या होता था आपका? सैंपल स्पेस जो होता था बेसिकली एस इज इक्वल टू हमारा या तो 1 होता था या 2 होता था, 3, 4, 5 और 6 हमारा होता है। एक इवेंट मान लेते हैं, हमारा एक इवेंट ए है। ठीक है ना, उसमें हम ऑड की बात किया जा रहा है कि ऑड आने का ऑड क्या क्या हो सकता है। तो ऑड इधर हमारा 1 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, या फिर हमारा 5 आ सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना वो होता है कि ऑड नहीं आने का क्या क्या केस हो सकता है। कि मतलब ए बार की बात किया जाए, कॉम्प्लीमेंट को ए बार से हम लोग डिनोट करते हैं कि कोई भी अगर इवेंट ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए बार हो जाएगा, या फिर ए डैश होगा, या ए के पावर स्मॉल सी होता है। तो ऑड नहीं आएगा तो क्या आ सकता है? 2 आ सकता है हमारा, 4 आ सकता है, और हमारा 6 आ सकता है। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है कि ये जो बार होता है ना वो हमारा होता है कि सैंपल स्पेस में से सारा वो एलिमेंट को आप एक्सक्लूड कर दीजिए जो इवेंट ए में था, तो वो चीज़ होता है। तो वही होता है कि और दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा कि ए का एलिमेंट और ए बार का एलिमेंट को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाता है? हमारा सैंपल स्पेस ही हो जाता है। अगर दोनों तरफ हम लोग सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं कि नंबर ऑफ, अगर मान लेते हैं एन ए हो गया प्लस नंबर ऑफ एन ए बार इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। दोनों तरफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसी को तो पीए बोलते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बार, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया? 1। एक क्लास 10th में भी पढ़ना होता है कि कोई भी इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? आपका 1 होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट का मतलब क्या होता है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ए सैंपल स्पेस एस इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एस विच आर नॉट इन ए। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं वो चीज़ बता दी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पी ए और प्लस पी ए बार का वैल्यू जो होता है वो हमारा 1 होता है। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन आता है। देखिए एक क्वेश्चन क्या बोला गया है कि देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 एड्रेस इनवेलप। ठीक है, देन द चांसेस दैट ऑल द लेटर आर नॉट डिस्पैच इन राइट इनवेलप। ठीक है, जैसे 4 आपके पास लेटर है। ठीक है, एक मान लेते हैं लेटर L1 है, एक L2 है, एक आपका L3 है, और एक आपका L4 है। इनवेलप यहाँ पे मान लेते हैं E1 है आपका, एक इनवेलप E2 है, एक इन्वेलप E3 है, और एक इन्वेलप आपका E4 है। जो प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि द चांस दैट ऑल द लेटर आर नोट यहाँ का मतलब क्या हुआ कि ये कॉम्प्लीमेंट की बात किया जा रहा है कि नोट डिस्पैच इन द राइट इनवेलप। तो हम लोग जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो राइट इनवेलप मतलब डिस्पैच होने का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि सभी जो लेटर जो है वो सही सही इनवेलप में गया है, और 1 से हम लोग माइनस कर देंगे। तो इसको सही होने का क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? कितने वे हो सकता है आपका? तो एक ही वे कि L1 अगर E1 में गया तो, और L2 E2, और L3 E3 में गया, और L4 हमारा
E4 में गया तो कितना चांस हो गया हमारा 1, और टोटल चांस इसको कितने तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, तो 4 इनवेलप है और आप कितने तरीके से उसको रीअरेंज कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 4 से कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1/24। तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि पी ई बार का वैल्यू क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस पी ई, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/24 यानी कि 23/24। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद जो पढ़ना है आप लोग को वो है कि ऑड इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है। कि ऑड इन फेवर का एक टर्म होता है कि अभी तक जो भी हम लोग पढ़ते आए हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बस यही चीज। लेकिन इसमें पढ़ना है कि ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट ई है तो उसका ऑड इन फेवर मतलब उसके फेवर में क्या हो सकता है और उसके अगेंस्ट क्या हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आप एक डाई को रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस उसका क्या होता है S = 1 2 3 4 5 और ये हमारा क्या हो गया 6 हो गया। बोलते हैं कि 1 आने का चांस क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी, तो 1/6 होता है। लेकिन ऑड इन फेवर का मतलब होता है, इसका वैल्यू होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल केस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका अनफेवरेबल केस। क्लियर है। यानी कि अगर ऑड्स इन फेवर बोलते हैं कि 1 आने का ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ फेवरेबल केस, तो कितना हो सकता है 1 हो सकता है। और अनफेवरेबल केस क्या होगा कि 1 के अलावा जो भी आपका एलिमेंट है वो क्या आ गया आपका अनफेवरेबल केस में आ गया। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी कि टोटल कितना हो सकता है 5 हो सकता है। तो ऑड जो हो गया 1 आने का फेवर में उसका वैल्यू कितना हो गया 1/5 हो गया। अगर पूछेंगे कि ऑड अगेंस्ट 1 आने का क्या होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ने यहाँ ऑड अगेंस्ट की बात किया जाए तो 5 नंबर आ सकता है कि 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और आने का क्या हो सकता है सिर्फ 1 आ सकता है। तो इसको हम लोग ऑड फेवर एंड ऑड अगेंस्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है। ये सिंपल सा टर्म है आपका। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड, फाइंड द ऑड अगेंस्ट गेटिंग अ टोटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। हाँ, तो ये पिछले क्लास में आपको एक ट्रिक बताए होंगे तो याद होगा कि हम लोग ऐसे यहाँ पे लिखते थे कि 2 3 4 5 6, यहाँ पे 12 होता था, 11 10 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7 होता था। तो अगर आप पेयर ऑफ डाइस को रोल करते हैं तो सम उसके फेस का सम 2 और 12 आने का चांस कितना होता था, एक ही केस में बनता था हमारा। उसी तरह 3 और 11 का कितना होता था 2, 4 और 10 का 3, 5 और 9 का यहाँ पे हमारा 4 होता था। तो यहाँ बोला जा रहा है कि निकालना क्या है कि फाइंड द ऑड अगेंस्ट निकालना है, गेटिंग अ टोटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। 9 से बड़ा होना चाहिए या 9 के इक्वल टू। तो ये पूरा केस बन गया हमारा। तो ये पूरा केस कितना हो गया हमारा 1 2 3 और 3 6 8 10 बन गया। और पूरा सैंपल स्पेस कितना होता है हमारा 36 होगा। तो फेवरेबल केस कितना हो गया हमारा 10 हो गया। तो अनफेवरेबल केस कितना हो गया हमारा 36 और -10, ये कितना हो गया हमारा 26 हो गया ना। और ऑड अगेंस्ट पूछा जा रहा है कि ऑड अगेंस्ट क्या होगा हमारा पास, ऑड अगेंस्ट तो क्या होता है नंबर ऑफ अनफेवरेबल केस यानी कि 26 और अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल केस यानी कि 10। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 13/5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। आसान सा सवाल था आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इसमें क्या होता है कि कोई भी इवेंट जो होता है उसका ऑड अगेंस्ट दिया हुआ रहता है। कि मान लेते हैं कि कोई इवेंट दिया हुआ है कि ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट ए, उसका वैल्यू मान लेते हैं m/n दिया हुआ है। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा कि पी ए का वैल्यू क्या होता है, तो ए क्या होता है m जो होता है और नंबर ऑफ फेवरेबल केस होता है और n जो होता है नंबर ऑफ अनफेवरेबल केस होता है। तो अगर नंबर ऑफ फेवरेबल केस की बात किया जाए तो हमारा क्या होता है प्रोबेबिलिटी में कि नंबर ऑफ फेवरेबल केस यानी कि m अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेज होता है यानी कि सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में क्या हो जाएगा फेवरेबल भी हो जाएगा हमारा और अनफेवरेबल हो जाएगा यानी कि m + n हो जाएगा। उसी तरह अगर दिया हुआ रहता है कि ऑड अगेंस्ट ऑफ इवेंट,
अगर मान लेते हैं कि इवेंट बी है, उसका दिया हुआ ए अपॉन बी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू क्या होता है कि ऑड अगेंस्ट की बात किया जाता है बी का, तो ये क्या होता है नंबर ऑफ अनफेवरेबल केस। तो नंबर ऑफ अनफेवरेबल केस क्या आ गया हमारे पास, वो ए आ गया, और नंबर ऑफ फेवरेबल केस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी की बात किया जाए तो क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केस यानी कि बी और अपॉन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब ए प्लस बी, कि नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल केस। क्लियर है? तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा आपको। अब आगे आते हैं। हाँ ठीक है, तो अभी जो हम लोग बता रहे थे आपको फेवरेबल केस और अनफेवरेबल केस के बाद जो होता है ज्योमेट्रिकल, हम लोग प्रोबेबिलिटी में आ गए हैं। तो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि एक क्वेश्चन से समझेंगे कि ज्योमेट्री का कैसे प्रोबेबिलिटी में यूज होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ सर्कल, इफ अ पॉइंट इज सिलेक्टेड इनसाइड द सर्कल देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट इज आल्सो लाइज इनसाइड द स्क्वायर। ठीक है, जैसे एक बोला जा रहा है कि एक जो है आपका सर्कल है और इसके अंदर एक स्क्वायर है। ठीक है, और मान लेते हैं बोला जा रहा है कि इसके अंदर आप एक पॉइंट पिक कीजिए, तो पॉइंट या तो स्क्वायर के बाहर भी हो सकता है और सर्कल के अंदर हो सकता है। ठीक है, या तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि एक सर्कल के अंदर भी है हमारा पॉइंट और ये हमारा स्क्वायर के अंदर भी हो सकता है। पर ऐसे पॉइंट की बात किया जाएगा, टोटल सैंपल स्पेस की बात किया जाएगा, तो ऐसे पॉइंट कितना हो सकता है, तो पॉइंट तो इनफाइनाइट होगा। तो अगर फेवरेबल केस की बात किया जाए तो वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और अनफेवरेबल केस की बात किया जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट होगा। तो फाइनली इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है ना, तो इसको कैसे आप कैलकुलेट कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री में क्या होता है कि आपको फील आ रहा होगा यहाँ पे कि ये जो होता है ये बहुत सारा पॉइंट मिल के हम लोग एक एरिया क्रिएट करता है। तो ये जो एरिया जो होता है वो एरिया हम लोग रिप्रेजेंट करेगा कि सैंपल स्पेस का एरिया क्या होगा और फेवरेबल केस का एरिया क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा कि सैंपल स्पेस की एरिया की बात किया जाए तो ये पूरा टोटल हमारा ए है सर्कल का एरिया हो जाएगा। क्लियर है? और अगर हम लोग बोला जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट आल्सो लाइज इनसाइड द स्क्वायर, यानी कि अगर फेवरेबल केस की बात किया जाए तो फेवरेबल केस में कौन सा एरिया हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर का एरिया। तो ये हमारा स्क्वायर का एरिया अपॉन टोटल एरिया से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वही हमारा फाइनली प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो ज्योमेट्री में हम लोग कैसे कैसे यूज करते हैं तो आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा वो यही दिया हुआ है कि 1D में जो बेसिकली वो पढ़ना होता है कि कोई भी अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है कोई इवेंट ए का तो फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ से हम लोग डिवाइड कर देंगे। और 2D में क्या हो जाएगा कि फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया हम लोग लेकर चलेंगे। और 3D में वॉल्यूम अगर देखेंगे कि अगर बोला जाएगा कि ये जो हमारा फेवरेबल वॉल्यूम है और उसमें टोटल वॉल्यूम से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो जो है यही हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी होता है। अब जैसे लास्ट पिछले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जो क्वेश्चन था हमारा, ठीक है ना, कि प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मान लेते हैं कि इसका जो है ये सर्कल है हमारा, तो इसका यहां पे बना देते हैं। एक सर्कल बना दिए, उसका रेडियस मान लेते हैं आर है और ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेगा, आपको यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा। तो अगर इसका रेडियस आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा, आर होगा, और ये क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो अगर साइड निकालेंगे स्क्वायर को तो साइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या हम लोग 2 अंडर रूट आर अंडर रूट 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो गया आपका स्क्वायर का साइड हो गया। तो हम लोग अगर टोटल हम लोग एरिया निकालते हैं, टोटल एरिया, तो क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और फेवरेबल एरिया की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइड स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर और √2 का स्क्वायर यानी कि 2r स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो क्या हो जाएगा हमारा 2r स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन पाई। तो यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये चीज अभी बताएं आपको, उसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन और है हमारा कि ए पॉइंट इज चूजन इनसाइड द सर्कल। ठीक है, एक सर्कल के अंदर एक पॉइंट को चूज करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द क्लोजर टू द सर्कमफेरेंस एज कंपेयर टू द सेंटर। ये अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे बोला जा रहा है कि यहां पे एक सर्कल है, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सर्कमफेरेंस है। तो एक हम लोग रेडियस ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कमफेरेंस का पॉइंट, और ये जो है हमारा पॉइंट जो है वो हमारा सेंटर है। और अगर इसके बीच का एक मिड पॉइंट लेते हैं, हम लोग मिड पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे एस है हमारा। तो मिड पॉइंट से अगर आप राइट साइड में जाते हैं तो किसके क्लोज जाएंगे? सर्कमफेरेंस के क्लोज। और मिड पॉइंट के आप लेफ्ट क्लोज जाते हैं तो क्या जाएंगे? सेंटर के क्लोज। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको जो फेवरेबल एरिया है निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द क्लोजर टू द सर्कमफेरेंस एज कंपेयर टू द सेंटर। मतलब फेवरेबल एरिया हम लोग को ये हो गया ना हमारा, और टोटल एरिया क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि सैंपल स्पेस हो जाएगा पूरा सर्कल का एरिया। तो हम लोग को टोटल एरिया अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर। अगर इसका रेडियस आर है तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और वो वाला जो आपका ए वाला एरिया है, फेवरेबल एरिया, वो क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 3/4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अगर प्रोबेबिलिटी पीई की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, 3/4 आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। क्लियर है, 3/4 ही आएगा ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला जा रहा है, अब ये आ गया 1D का चीजें, ठीक है ना, कि इफ पी इज अ चूजन पॉइंट, ठीक है, इफ पी इज अ चूजन रैंडम, एक मिनट, इफ पी इज चूजन रैंडम इन क्लोज इंटरवल 2 to 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी प्लस 2y4 हैव इमेजिनरी रूट। ठीक है, जैसे एक पॉइंट P के बारे में क्या बोला जा रहा है कि P का जो हमारा डोमेन है, P को चूज करना है आपको 2 से लेकर 5 के बीच में ही। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, पी एक्स प्लस पी प्लस 2/4 इज इक्वल टू 0, इसका रूट जो होगा वो इमेजिनरी होगा। तो इमेजिनरी रूट का कंडीशन क्या होता है, डी आपका लेस देन 0 होता है। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या हो जाएगा, 0। बी की बात किया जाए तो बी कितना है यहाँ पे, पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, और सी कितना है यहाँ पे पी प्लस 2/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आया हमारा, पी स्क्वायर माइनस पी और माइनस 2 लेस देन 0। इसको थोड़ा सा फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, p माइनस 2 और इंटू पी प्लस 1 लेस देन 0। क्लियर है, तो इसको हम लोग बेबी कर्व से निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, -1 और यहाँ 2 हो गया। तो P का यहाँ से कंडीशन क्या निकला कि अगर यहाँ पे हम लोग 100 पुट कर देते हैं तो पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो P का बारे में क्या कंडीशन बोला जा रहा है कि जो इमेजिनरी रूट तब होगा जब P का वैल्यू हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेंगे, -1 से लेकर 2 तक। लेकिन यहाँ पे हम लोग ओपन इंटरवल रखेंगे क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, लेकिन P के बारे में क्या बोला जा रहा है कि 2 से लेकर 5 तक हम लोग चीजें रख सकते हैं। यानी कि सैंपल स्पेस क्या हो गया हमारा, 2 से लेकर 5 तक, यानी कि 2 से लेकर 5 तक, ये टोटल हो गया हमारा। टू से लेकर 5 तक ये जो है हमारा सैंपल स्पेस आ गया कि 2 से लेकर। लेकिन यहां पे आ रहा है हमारा कि यहाँ पे p -2, तो -1 से लेके हमारा 2 तक आ रहा है, और इसका 2 से लेकर
5 तक आ रहा है। क्लियर है? तो अगर हम लोग इसका लेंथ की बात किया जाए, ये तो कोई तो आ ही नहीं रहा है हमारा, b² माइनस 4ac। एक मिनट, कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो क्या हो गया आपका d लेस देन 0, b² माइनस 4ac, यानी कि p² माइनस 4 इंटू 1 इंटू p प्लस 2/4। 4 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि p² माइनस p प्लस 1। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, p माइनस 2 और इंटू p प्लस 1 लेस देन 0, यानी कि 2 आ गया और माइनस 1 आ गया। माइनस वाला निगेटिव -1 से लेकर 2 के बीच में रहेगा। और p जो चूज करना है वो हमारा 2 से लेकर 5 के बीच में आपको चूज करना है। नहीं, बेसिकली जो है यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे होना चाहिए 0। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा कि यहाँ पे 0 से लेकर 5 तक होना चाहिए। तो ये जो सैंपल स्पेस है यहाँ हमारा, यहाँ पे 0 होगा तो 0 से लेकर 5 तक होगा। तो हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है कि सैंपल स्पेस क्या बोला जा रहा है कि हमारा सैंपल स्पेस का लेंथ अगर देखा जाए तो हमारा 5 का लेंथ है, कि 0 से लेकर 5 के बीच में। लेकिन हम लोग जो इमेजिनरी रूट कंडीशन जो लगाए हैं वो p के बारे में क्या बोला जा रहा है कि p -1 से लेकर 2 के बीच में लेना है। लेकिन p -1 से लेकर 2 के बीच में हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि p तो हम लोग को डोमेन के अंदर ही देखना है ना, कि 0 से लेकर 5 के बीच में ही देखना। लेकिन हम लोग p यहाँ से तो लिख सकते हैं ना कि 0 से लेकर 2 के बीच में। तो हमारा ये फेवरेबल क्या लेंथ आ जाएगा हमारा कि 2 यूनिट हो गया, और सैंपल स्पेस कितना हो गया 5 यूनिट। तो हमारा PE का वैल्यू क्या हो जाएगा, फेवरेबल लेंथ 2 यूनिट अपॉन टोटल लेंथ 5 आ गया, तो 2/5 आ गया। हाँ, इसमें नंबर का मतलब क्या होगा, लेंथ हम लोग देख रहे हैं कि 0 से लेकर 5 का मतलब कितना, 5 यूनिट का लेंथ हो गया। और हम लोग जो फेवरेबल लेंथ ले रहे हैं कि 0 से लेकर 2 के बीच में लेना है, तो हम लोग कितना ले रहे हैं, 2 यूनिट का लेंथ ले रहे हैं। एक्चुअली लेना था हम लोग को -1 से लेकर 2 तक, लेकिन जो डोमेन है हमारा इसको ध्यान में रखते हुए लेंगे तो हम लोग 0 से लेकर 2 के बीच में ही ले सकते हैं। तो ये आसान सा ही क्वेश्चन था। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो अभी जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन देखें वो लेंथ से रिलेटेड था, उससे जो पहले क्वेश्चन था वो एरिया से रिलेटेड है। अब ये जो क्वेश्चन है वो हमारा वॉल्यूम से कनेक्टेड है, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए इसका क्वेश्चन, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम is inscribed inside a sphere of the radius r. If the point is chosen inside the sphere, then what is the probability that it is also inside the cone? जैसे बोला जा रहा है क्या कि एक स्फीयर है, एक स्फीयर में एक कोन यहाँ पे इंस्क्राइब कर रहा है, और वो जो कोन है वो नॉर्मल कोन नहीं है। कोन के बारे में क्या बोला जा रहा है कि मैक्सिमम एरिया जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। क्लियर है? तो मान लेते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल r, और ये जो पॉइंट जो है यहां से यहां इसका डिस्टेंस जो है वो x है, और ये क्या है हमारा कैपिटल R है। कैपिटल R जो है वो क्या रेडियस है, स्फीयर। ठीक है, और स्मॉल जो r है वो किसका रेडियस है, कोन है। क्लियर? और x जो है ये भी क्या होगा हमारा r होगा। तो ये बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे AOD आ गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, कि मैक्सिमम मिनिमम हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि कोई भी एक फंक्शन होगा, मान लेते हैं कि फंक्शन समथिंग है और इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम लोग निकालते थे, तो हम लोग क्या करते थे कि f' को 0 से इक्वेट करते थे, और वहाँ पे जो x का पॉइंट आता था उसी को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते थे, कि वहाँ पे फंक्शन एक्चुअली हम लोग को आइदर मैक्सिमम देगा या फिर मिनिमम देगा। तो इसमें भी हम लोग एक इक्वेशन निकालेंगे रेडियस में, और रिलेशन बनाएंगे हम लोग, और उसको क्या करेंगे x से डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएशन के बाद देखेंगे कि किस रेडियस पे हमारा जो बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो मैक्सिमम वॉल्यूम देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो सकता है, 4/3 पाई r³ होगा, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहाँ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो सकता है 1/3 पाई r²। दोनों का रेडियस अलग अलग होगा बिल्कुल। इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हाँ, तो अब ध्यान दीजिए कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है हमारा वो क्या हो गया कि 1/3 पाई r²। अगर यहाँ पे फिगर ध्यान दीजिएगा तो ऐसे था हमारा, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ज्योमेट्री का यूज करते हैं। ये था x
और ए था आर और ए था स्मॉल आर। तो अगर ध्यान से एक देखिएगा तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, ऐसे था, एक्स और ए है हमारा कैपिटल आर और ये है हमारा स्मॉल आर, और इसको हम लोग एक्स के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया हमारे पास कि 1/3 पाई। आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू एच को क्या लिख सकते हैं, तो एच जो है हमारा बेसिकली ए था यहाँ पे, कि यहाँ से यहाँ तक एक्स वैल्यू था, यहाँ से यहाँ वैल्यू जो है वो आर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इसको हम लोग आर जो है हमारा कांस्टेंट है, एक्स में एक रिलेशन आ गया, तो एक्स का वही तो वैल्यू निकालना है ना कि किस रेडियस पे हमारा जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो हमारा मैक्सिमम होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई कांस्टेंट है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको एज इट इज रखेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका रखेंगे हम लोग आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा -2x आएगा, और इसको एज इट इज रखते हैं r प्लस एक्स। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा आगे हम लोग लिखते हैं 1/3 पाई। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2xr, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ अगर वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास आर स्क्वायर और -2xr, और यहाँ पे हो गया -3x स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करते हैं, इसका वैल्यू 0 से इक्वेट करना है हम लोग को, तो 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि dv/dx का वैल्यू क्या होना चाहिए 0। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 मैक्स और मीन के लिए, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम ही यहाँ पे आएगा क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव के केस में निगेटिव होता है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलता है यहाँ पे। तो इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो ए वैल्यू तो कभी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना, 0 नहीं होगा, तो 0 जब भी होगा तो ए वैल्यू ही होगा, ठीक है। तो ए वैल्यू के लिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो वहाँ पे क्या था हमारा आर स्क्वायर -2xr और -3x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या था आर स्क्वायर -2xr -3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे तो क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि आर स्क्वायर -3xr और प्लस xr और -3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से r कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा r -3x, और यहाँ से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं तो r माइनस क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ओवरऑल कॉमन क्या आ गया हमारे पास r -3x और इंटू क्या आ जाएगा r प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ए वैल्यू तो 0 होगा नहीं, तो यही वैल्यू हो गया हमारे पास, तो r -3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया हमारे पास r/3, यानी कि x के r/3 के वैल्यू पे क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। यानी कि VC का वैल्यू क्या था वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम के लिए कि 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा था कि आर स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर था, और यहाँ पे था आर प्लस एक्स था। अगर इसको हम लोग पुट कर देते हैं एक्स का वैल्यू तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर अपॉन 9 इंटू यहाँ हो जाएगा आर और प्लस r/3 हो जाएगा। तो इसको फाइनली हम लोग VC का वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 8r स्क्वायर अपॉन 9 और वो हो जाएगा 4r/3। तो फाइनली जो होगा वो होगा 8r³ और इंटू वहाँ पे हो जाएगा 4/27। तो ये जो आ गया वो हमारा फेवरेबल वॉल्यूम आ गया। तो हम लोग अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि PE तो क्या हो जाएगा हमारा, और टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो टोटल हमारा स्फीयर का वॉल्यूम है वो हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई 8r³ और इंटू 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³ हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया हमारा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 और r³ से r³। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 8/27 आ जाएगा।
तो क्लियर है, तो यही था ज्योमेट्रिकल आपका प्रोबेबिलिटी, और इससे ज़्यादा नहीं आता।